क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आज पढ़ना है हिंदी में 19th लेसन। हाँ हाँ हाँ, पाठ 19 पढ़ना है, जिसमें है चैप्टर का नाम है बाढ़ का बेटा। बाढ़ माने आप समझते हैं कि जब पानी बहुत उफान होता है तब उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो जैसे कि प्राकृतिक आपदा बहुत सारा कुछ आता है, जिसमें बहुत से लोग जो है साहसीपूर्ण कार्य करते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो अपने आप को बहादुरी दिखाते हैं, साहस कायम करते हैं। तो आपदा के समय में बहुत लोगों का अपना रुचि होता है कि लोगों की हम मदद करें। तो वही कहानी है बाढ़ का बेटा। तो इसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषार्थी लोग विकट परिस्थितियों में भी आगे आकर समस्या को सुलझाने में तथा दूसरों की मदद करने में अपना योगदान करते हैं। ऐसा आपदा प्राकृतिक जब आता है तो बहुत से लोग अपना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मदद करने में। तो वही कहानी है बाढ़ का बेटा। बाढ़ आ रही है, शुक्रिया ने कहा। विशेषण ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषण यह नहीं जानता? 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर की ओर, हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वह क्या यह सूचना नहीं दे रहे थे कि बाढ़ आएगी ही? जब मौसम कभी कभी ऐसा होता है जिससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है, तो आदमी सचेत हो जाता है कि अब भयंकर बारिश होगी, हम लोग सचेत हो जाए, हम लोग अपना उपाय कर ले बचने के लिए। और कुछ लोग लापरवाह होते हैं, दूसरे पास स्थित रहते हैं। तो ये आदमी को जब कोई ऐसा इंडिकेट हो, तो ये प्राकृतिक आपदा आने का, तो आदमी को सचेत हो जाना चाहिए। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है क्या? बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है बीच तालाब में। उसका गांव 4 महीने तक तो यह एक के टापू ही बना रहता है। अब जो छोटे बच्चे ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बराबर बाढ़ आता है, पानी भरा रहता है, तो उसको सुखा और बाढ़ में क्या वो जो उसको क्या समझ में आएगा कि पानी बाढ़ आएगा तो बाढ़ में ही रह रहा है 4 महीना 6 महीना, तो बाढ़ क्या आएगा उसको क्या समझ में आएगा? उसको बताइएगा तो बोलेगा कि हम तो बाढ़ में 4 महीना से हैं, पानी में ही है, तो हमको क्या, मेरे लिए बाढ़ क्या नया चीज़ है? तो विशेषर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषर को पुचकार कर बुलाया और उससे कहा, आओ बेटे, तुम्हें एक नया खेल सिखलाता हूँ। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषर को क्या क्या नहीं सिखा दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, सीट के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता है, पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे में मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग साहनी ने मछली पकड़ने के सारे उपाय विशेषर को बता दिए थे। साहनी जो थे वो अपने पोते को सारा मछली पकड़ने का जो तरीका होता है वो पूरा सिखा दिए थे उसको, कि कैसे हम लोग जाल को बुनेंगे, कैसे जाल को हम लोग फेंकेंगे, कैसे उसमें मछली फंसेगी। ये वो सारा तरीका वो अपने पोते को सिखा दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती तो वह विशेषर को नाव पर बैठाकर चल पड़ते हैं तालाब की ओर। दिन में ही नहीं, अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। तो अब उन लोगों को बाढ़ में रहने की आदत है पानी में, तो वो अपने रात में ही उसमें नाव पर बैठाकर अपने ये विशेषर को ले जाते हैं उनके दादा। और ये अब बोलते हैं कि डरना मत, इससे कि रात बिरात में लोग भूत प्रेत को डरते हैं, लेकिन भूत प्रेत होते नहीं है, देवी देवता रात में विचलन करते हैं। जब नाव बीच तालाब में पहुंची तो बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता
नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर लगातार घूरता। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। तो वो देखते देखते इतना कुछ जान गया था कि दादा जब उसके जाल फेंकते थे तो कभी भी वो चूकता नहीं था। जब फेंकने के बाद उसमें मछली जरूर फंसती थी। प्रयाग साहनी ने फिशर को नाव के बारे में भी कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है, जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकाला चाहिए। अब वो साथ में दादा के रहते रहते वो इतना कुछ सीख गया कि नाव अगर मान लीजिए बीच नदी में है, अगर भंवर में पड़ जाए तो कैसे इसको बचाएंगे, कैसे सुरक्षित होंगे, कैसे अपनी जान को बचाएंगे, कैसे निकलेंगे, ये सारा उनको टेक्निक बातें उन्होंने दादा ने उन्हें सिखा दिया था। प्रयाग साहनी कहा करते, बाढ़ आ रही है तो आए बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं, बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी। और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो पूरे परिवार का गुजारा हो जाता है, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2 बीघा जमीन है, क्या उससे हम लोग का परिवार का गुजारा हो जाता है। बाढ़ आती है तो मछली आता है, मछली हम लोग को मारते हैं, उसके उसके व्यवसाय से भी हम लोग का घर चलता है। विशेषर को कभी अनाज खरीदना नहीं पड़ता है। हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के पानी द्वारा कुछ नई मिट्टी खेतों में डाल दी जाती है। वह नई मिट्टी चिकनी मुलायम सोने के रंग वाली होती है। जो ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह धान छाती भर बढ़ जाता है। तो दादा कह रहे हैं पोते से कि जो बाढ़ आती है तो उससे क्या हानि है, उससे फायदा भी तो है। जब उससे जो बाढ़ आता है तो उसके साथ मिट्टी जो आती है, उर्वरा शक्ति जो आता है, वो मिट्टी के उर्वरा को बढ़ा देता है और फसल जो है बहुत अच्छी होती है और उसमें हम लोग को ज़्यादा फायदा होता है। तो बाढ़ आना भी एक बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जिससे उपज काफ़ी होता है। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आई तो आने दो। जब ये सब विशेषज्ञ के कान में घुसते तो उसे लगता जैसे प्रयाग साहनी आज भी उसे आदेश दे रहे हों। और एक दिन सचमुच बाढ़ आ गई। इतना सारा बात उसके दादा उसको सिखा के चले गए और एक दिन सचमुच बाढ़ आ गई। तो वो बेचारा घबरा गया, अब क्या किया जाए। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ ही कहा जा सकता। यह बाढ़ नहीं आई, जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गुजरता रास्ता हुआ। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ पानी ऊंची की दीवार जैसे दौड़ती, ऊंची पानी की दीवार जैसे दौड़ती चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती पाटती तोड़ती हुई। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाए गाय लेकर भागे, जो जहाँ था सिर पर पैर रखकर भागा। तो इतना सारा कहानी जो है उसके दादा को बताए थे। लेकिन एक दिन अचानक बाढ़ आ गया तो सब कुछ जहाँ तहाँ लेकर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, लोगों को जान पर आ गई। तो लोग तो बाढ़ का ये खाली बेचारा वो जो पोता था जो था दादा, वो खाली कहानी सुना था दादा के जवानी। लेकिन जब उसके सामने आ गई हकीकत तो सब कोई भागने लगे, सब कोई डरने लगे, तबाह हो गए। तो आइए कहानी को आज आधा पढ़ाया गया है और आधा कहानी जो है कल आपको, शेष कहानी जो है कल आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के लिए एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस टाइम 13.5 आज स्टार्ट हो रहा है। कल आपको बताए थे हम बेसिक फार्मूला, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की चर्चा किए थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की चर्चा करते समय हम आपको एक चीज बताए थे, जो ट्रायंगल का एरिया कितने प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। तो अभी आपको बोर्ड पर 2-3 दिन पहले फॉर्मूला लिखते समय एक बात बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस और हाइट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 लेग्स। और तीसरा होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और चौथा होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू √a² - b²/4। और लास्ट में एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल होता है
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जिसमें ए बी सी जो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हैं तो एस का वैल्यू निकल जाता है, यानी हाफ पेरीमीटर होता है। तो अभी जो शुरुआत करनी है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर ए में आपका 3 क्वेश्चन है। 3 का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें बेस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड जो है हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप सीधे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस कितना है मेरे पास 18 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इसको आप कट कर दीजिए, 9 2 जा 18, यानी 9 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं का भी एरिया निकाला जाता है तो यूनिट को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे मान लीजिए कि बेस है सेंटीमीटर में और हाइट है मीटर में, तो दोनों यूनिट को सेम बेस में लिया जाता है, सेम किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच साइड इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर साइड दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट 3/4 इंटू साइड कितना है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी रूट 3/4 इंटू 7 जा 49। अब यहाँ 49 कटने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 रूट 3 डिवाइड बाई 4। इतना मीटर स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ ए और बी। सी नंबर में ए पीस ऑफ क्लॉथ इज द शेप ऑफ द ट्रायंगल व्हिच बेस 60 मीटर एंड अल्टीट्यूड 15 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ए पैटर्न ओवर एट द रेट ऑफ 1.50, यानी ₹1.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकाल देना है, 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल देना है, और एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, और उसके बाद उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट ₹1.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका पैसे में आ जाएगा। ठीक है, अब डी नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल साइडेड पर्सन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, यानी साइड दिया हुआ है, तो एरिया निकल जाएगा 60 मीटर बाई 25 मीटर का, और बीच में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो अनसाइडेड है, उसका एरिया निकल जाएगा बेस इंटू हाइट से 1/2 बेस इंटू हाइट से, और दोनों एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे तो साइडेड पर्सन का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से आप डी नंबर तक बनाइए। कल आपको फिर ई से लेकर और एच तक क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्लास 7 कल मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ही टॉपिक बताया था, और वो था वर्ब इन इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी में नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट को आप लोग जानते हैं, अगर चाहें तो हम इसे सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के बुक में, ग्रामर के बुक में कह रहा है कि आई, वी, यू एंड दे इज यूज्ड विथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कह रहा है कि जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा,
तो उसमें आपके सब्जेक्ट आई, वी, यू और एंड दे जो होंगे उनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सेकेंड वर्ब फॉर्म यूज करेंगे। बाकी सबके साथ भी ही, सी, इट के साथ भी सेकेंड वर्ब फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में कि प्रतिमा wrote 2 letters yesterday। हम लोगों ने कल क्या जाना था, हम लोगों ने कल जाना था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिमा इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि इसके साथ V5 रखेंगे हम लोग तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर ही होता है कि सब्जेक्ट के साथ V2 पुट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चल रहा है, तो सिंगुलर के साथ रोट यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, तो यानी कि अगर पास्ट टेंस में रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में तो इसी प्रकार से उसको फॉलो करेंगे। प्रतिमा के साथ रोट ही है। ठीक है, एक और आपके बुक में कह रहा है इन केस ऑफ नेवर, नेवर का आप मीनिंग जानते हैं, नहीं के बराबर होता है। नेवर वर्ब इज यूज इन इट्स सेकंड फॉर्म, यानी कि हमेशा अगर नेवर का आप यूज करते हैं तो उसके साथ आपको वर्ब टू ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए कि सारी एग्जांपल में लूँ तो ही नेवर रोट ए स्टोरी, रोट ए स्टोरी यानी कि उसने कभी भी एक कहानी नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेवर के साथ हम लोगों ने, नेवर के साथ मैंने क्या लगाया है, V2 को लगाया है। आगे हम देखते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड इज पुट। हाँ जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं, सॉरी हाँ, तो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें, डिड इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट एंड ओरिजिनल वर्ब इज यूज्ड। तो डिड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि डिड प्रतिमा राइट ए लेटर और डिड यू राइट ए लेटर। तो देखिए हमने क्या जाना, हमने जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ा तो हमने जाना कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। हमने जब पास्ट पढ़ा, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा, तो हमने क्या जाना कि जो स्ट्रक्चर कहता है पास्ट का वो फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ ये नहीं कि V1 लगाना है और सिंगुलर के साथ V2 लगाना है, इनके साथ सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वी ऑलवेज यूज इन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है किसके हिसाब से, पास्ट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर फ्यूचर की बात करें हम लोग इन अफर्मेटिव सेंटेंस विथ आई एंड वी, देखिए फ्यूचर सेंटेंस में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, शैल का करते हैं। इज यूज एंड विल इज यूज विद द रेस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट, और आई और वी को छोड़कर जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आई शैल ईट माई लंच, जैसे मैंने बोला कि आई के साथ शैल का यूज करेंगे, वी के साथ तो आई शैल ईट माई लंच। ठीक है, यू के साथ मैंने क्या बोला कि आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल यूज करेंगे, तो यू विल डू योर वर्क। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में बात करें फ्यूचर में तो शैल नॉट और विल नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, आई शैल नॉट ईट माई लंच। ठीक है, और विल यू राइट ए लेटर एग्जाम्पल हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखते हैं वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इज, एम, आर। अब थोड़ा सा बात करते हैं ये टॉपिक पे, थोड़ा सा इज एंड आर का देखते हैं। इज का हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर के साथ। एम का यूज होगा आई के साथ और आर का यूज होगा दे के साथ। ठीक है, नहीं सॉरी, दे नहीं, प्लूरल के साथ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बात समझते हैं प्लूरल में क्या है, क्या इसमें है। तो इसमें आएगा वी आएगा, दे आएगा, यू आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे। इसमें कंटिन्यूअस में खास प्रकार से आई के लिए एम बना है क्योंकि मैं सिंगुलर है, लेकिन हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं प्लूरल के साथ, तो आई एम हो गया।
और ईच यानी कि सिंगुलर है, इसके साथ ही सी इट और सिंगुलर नेम का या सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ये है कंटिन्यूअस केस मतलब कि वर्ब। अब देखते हैं ही इज गोइंग टू द मॉल। जैसे ही मैंने बोला कि ही सिंगुलर है तो ही के साथ इज का यूज हुआ। आई एम, मैंने पहले ही बोला कि आई एम के साथ आई का यूज होगा। आर यू, यू के साथ आर का यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस से बात करें बाबू तो यहाँ पे दो ही चीज होते हैं, वाज और वेयर, ठीक है। तो वाज याद रखिएगा कि सिंगुलर के साथ और वेयर याद रखिएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही सी इट और आई के साथ वाज यूज होगा, आई वाज, ठीक है, आई वाज, ये याद रखिएगा। रमेश वाज, यू वर ना कि वेयर, ठीक है। फ्यूचर की बात करें बाबू तो फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज होगा। जैसे मैंने बताया कि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सब रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा, यानी कि विल बी का यूज होगा। जैसे कि देखिए राधिका विल बी, ठीक है, आई शैल नॉट और विल यू बी, ठीक है। तो कल इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट वाला। आज यहीं तक, इसी का कुछ नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।